अनुपम मिश्रा, ऋचा, मिथुन रैकवार, अफसार खान मेवाती, छोटेलाल सिंह, खुशबू कुमारी, रेखा, समीना खान, चांदनी जी, सन्नी राज जी, रहनुमा अलवी जी, रूही जी, गौरव सिंह जी, शिवा जी, खुशबू कुमारी जी, प्रियंका सरोज जी, गुंजन जी, संजना जी, मनीष रावत जी, करण यादव जी, करीना गुप्ता जी, छोटेलाल सिंह जी, सोनम गुप्ता जी, अजनबी जी, शशिकला जी, अरे शशिकला जी तो हमारे दूसरे बैच में है, पायल जी, शिवांगी अग्रहरी जी, खुशबू राज जी, सन्नी राज जी, अभिजीत घोष जी, अजय कुमार जी, करीना गुप्ता जी, मिस समन खान जी, अभिषेक कुमार जी, रेखा सिंह जी, जोशी सोनकर जी, अमृता पट्टीदार जी, प्रियंका सरोज जी, बहुत 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 नमस्ते हमारे होने वाले सभी फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल करें। कैसे हैं आप लोग? पालक जी, पालक नहीं होगा पलक होगा। संजना जी, पढ़ाई बढ़िया चल रही? मस्त? कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? आप भी ऑप्शनल वाले बैच में हैं पायल जी? वाह, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, अति सुंदर। तो अजय कुमार जी, अब तक हम लोगों ने जो किया है उसको रिवाइज कर लिया, मोटा मोटा उसको देख लिया। अभी तक हम लोगों ने जो किया है क्लास में वो हम लोगों ने संस्कृति है क्या, संस्कृति और सभ्यता में संबंध क्या है, संस्कृति की विशेषताएं क्या है, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, और सैंधव सभ्यता की कला, नगर नियोजन, छोटेलाल सिंह जी, मुहरे, मृदभांड, मनके, वास्तुकला, चाहे धातु कला हो, चाहे पत्थर की कला हो, नीतू सिंह जी, अफसर खान साहब, होने वाले ब्यूरोक्रेट, इतना हम लोगों ने किया है। अब आज हम आगे बढ़ते हैं तो मौर्य काल में प्रवेश करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, हेडिंग डालते हैं, कहां से आएगा बोर्ड का कलर, कौन सा कलर लगता है? मौर्य कला, मॉडर्न आर्ट। कौन पूरा सम्मान देता है? मिस समन खान है, नीतू सिंह जी नाम नहीं भूले, बाद में जुड़ी आप। समन खान जी कह रही हैं मुझे बहुत हंसी आती है जब सर नाम लेता है, नाम लेता है नहीं, नाम लेते हैं। चलिए, मौर्य काल की कला। देखिए, मौर्य काल की कला को सामान्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। नाम इसलिए लेते हैं कि ताकि आपको ये ना लगे कि आप ऑनलाइन बैठे हो, आपको लगे कि हम लोग ऑफलाइन बैठे हैं। और मेरी क्लास हमेशा ऑफलाइन की तरह होती है, कहने को तो ऑनलाइन है तकनीकी रूप से, लेकिन ये आपको भी कभी एहसास नहीं होता होगा कि ये ऑनलाइन है। तो मौर्य काल की कला को हम दो भागों में बांट सकते हैं मोटा मोटा। एक को कहते हैं कोर्ट आर्ट और एक को कहा जाता है पॉपुलर आर्ट। एक को कहा जाता है पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट को कहते हैं राज्य द्वारा प्रश्रित, माने राज्य द्वारा प्रश्रय दिया गया हो, राज्य द्वारा प्रमोट किया गया हो, वो है दरबारी कला, माने दरबार के द्वारा, शासन के द्वारा जिस कला को प्रमोट किया गया हो। ठीक है, आई बात समझ में? और दूसरा है पॉपुलर आर्ट। ये व्यक्तिगत लोगों ने प्रयास किया, वो है पॉपुलर आर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है? दरबारी कला में, कोर्ट आर्ट में, कोर्ट आर्ट में आता है पिलर। क्या आता है? पिलर। पिलर माने स्तंभ। फिर क्या आता है? स्तूप। फिर क्या आता है? स्तूप कला। और फिर आता है केव्स, माने गुफाएं। ठीक है ना? ऑप्शनल की क्लास चल रही है प्रीति प्रजापति, ले लीजिए एडमिशन। जो पिछला छूटा हुआ है वो साइक्लिक बैच होगा, दोबारा हो जाएगा। और जो व्यक्तिगत प्रयास है इसमें आता है वास्तुकला। तो वास्तुकला में तीन है। एक तो जो दीदारगंज की मूर्ति है, दीदारगंज की प्रतिमा है, दूसरा है यक्ष, और तीसरा है यक्षिणी। ठीक है। अजय कुमार जी कह रहे हैं कि कोई हिस्ट्री ऑप्शनल है। वाह भाई अजय जी। तो ये है मौर्य कला, समझ गए मोटा मोटा मौर्य कला। यू कैन डिवाइड द मॉडर्न आर्ट इनटू पार्ट। वन, कोर्ट आर्ट, जिसे आप कह सकते हो दरबारी कला, दरबार द्वारा पुष्पित, पल्लवित, जिसमें आता है पिलर, स्तूप,
और गुफाएं। और दूसरा है पॉपुलर आर्ट, इसमें आता है वास्तुकला, इसमें दीदारगंज की प्रतिमा है शिवम, यक्ष है और यक्षिणी है। ठीक है, और एक एक करके शुरू करते हैं। स्तंभ कला, पिलर आर्ट, पिलर आर्ट। पिलर आर्ट क्या है? एक मोनोलिथिक एकाश्म पत्थर है। ये कैसा पत्थर है? एकाश्म, ये एक ही पत्थर है, यह एक ही पत्थर है, एकाश्म पत्थर, मोनोलिथिक स्टोन, एक ही पत्थर है, एक ही पत्थर। एक ही पत्थर है। और इसके ऊपर है एनिमल कैपिटल। ये मान लो हमारा शेर है, लायन, शेर है मान लो, एकाश्म पत्थर, एकाश्म पत्थर। इसको कहते हैं, जो लायन है, इसको कहते हैं एनिमल कैपिटल। एनिमल कैपिटल, इसको कहते हैं एबाकस। एबाकस, ये देखिए कमल के आकार की है, इसे कहते हैं कमल के आकार की घंटाकृति, घंटा के आकार की बनाना है इसे। अंग्रेजी में कहते हैं इसको लोटस माने कमल, बेल माने घंटी, लोटस बेल शेप। और फिर ये है हमारा एबेकस। एबेकस की जो हिंदी होती है चौकी कह लो, या इसे पलक कह लो, और इसको कहते हैं साफ्ट। ये जो है, जो लंबवत पिलर खड़ा है, इसको कहते हैं शाफ्ट, स्तंभ यष्टि हिंदी में। इसमें बहुत अच्छी पॉलिश है, अगर देखा जाए बहुत खूबसूरत पॉलिश किया हुआ है। ये जो कमल है, ये बेसिकली ऐसे है, ऐसे ही जो कमल होता है। अब इसी को इधर देखिए, यही तो कमल है कि नहीं है? इधर देखिए, ये कमल है कि नहीं है? बोलो, ये कमल है कि नहीं है? अजनबी, तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो। अब इसको ऊपर का साफ कर दिया, इधर देखिए, और नीचे का साफ कर दिया, तो यही है कि नहीं है? अवांग मुखी कमल है, इसे कहते हैं अवांग मुखी कमल। इसे कहते हैं अवांग मुखी कमल। चाय का भोग लगा लें और चित्र बना लें। यह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, बना लिया। लिखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, मौर्य काल में, मौर्य काल में स्तंभ कला को
मौर्य काल में स्तंभ कला को राजकीय प्रश्रय प्राप्त था। मैं लिख दे रहा हूं। मौर्य काल में स्तंभ कला को राजकीय प्रश्रय प्राप्त था। एक ही पत्थर है, एक ही पत्थर है। दूसरा पॉइंट, मौर्य काल में पहली बार लकड़ी की कला के स्थान पर प्रस्तर कला का बृहद स्तर पर उपयोग किया गया। मौर्य काल में पत्थर की घिसाई माने ग्राइंडिंग और पॉलिश के रूप में कला की एक नई तकनीक दिखाई देती है। फर्स्ट टाइम। चौथा, स्तंभ कला में एकाश्म पत्थर माने मोनोलिथिक स्टोन का उपयोग किया गया है। यह है पत्थर स्तंभ कला के बारे में 4 पॉइंट। अब कई बार सवाल उठता है कि क्या मौर्य काल के स्तंभ कला पर विदेशी प्रभाव था? कुछ लोग ऐसा कहते हैं। हेडिंग डालिए, क्या मौर्य स्तंभ कला पर विदेशी प्रभाव था? अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न बने तो हमें क्या करना होगा? इसको समझने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि ये कौन से विदेशी प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो ये हखामनी प्रभाव की बात की जा रही है। और ये हखामनी वंश ईरान का, जो मौर्य काल से पहले भारत पर दारा डेरियस का आक्रमण होता है। इसको समझने के लिए पहले हमें हखामनी स्तंभ और मौर्य स्तंभ दोनों को देखना होगा। क्यों? अगर आपसे कोई कहे कि इस कला पर विदेशी प्रभाव है कि नहीं, तो क्या करेंगे? तो आप एक तरफ विदेशी कला को रख देंगे और दूसरी तरफ मौर्य कला को रखेंगे। अगर समानता दिखती है तो प्रभाव था, अगर समानता नहीं दिखती है तो प्रभाव नहीं था। तो लिखिए, मौर्य कला पर, मौर्य स्तंभ कला पर हखामनी प्रभाव को समझने के लिए हमें मौर्य स्तंभ कला को हखामनी स्तंभ कला के संदर्भ में देखना चाहिए। सही बात है। अगर तुलना कर रहे हो तो सामने वाले को रखकर तुलना करो। एक तरफ हम एग्जामिनर साहब को दिखाएंगे हखामनी स्तंभ और एक तरफ एग्जामिनर साहब को दिखाएंगे मौर्य स्तंभ। देखकर एग्जामिनर साहब गाला गाला खुश हो जाएंगे। इधर देखिए, सबसे पहला हखामनी वंश का जो पिलर है ना, वो एकाश्म नहीं है, कई सारे पिलर को जोड़कर तैयार किया गया है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे कॉपी में लिखना। मैं केवल चित्र बनाऊंगा। हखामनी कला में स्तंभ को कई पत्थरों को आपस में जोड़कर
तैयार किया गया है। ज्वाइंट है ये सब, कई पत्थर है, ये कई पत्थर है, इनको आपस में जोड़ा गया है। कई पत्थर आपस में जुड़े हैं। जबकि मौर्य स्तंभ में अभी आपने एकाश्म पत्थर, एक ही पत्थर को तराशा गया है, isn't it? एक ही पत्थर को तराशा गया है, एकाश्म पत्थर, एकाश्म पत्थर। दिस इज मोनोलिथिक स्टोन। एक ही पत्थर से पूरा का पूरा पिलर तैयार है, किसी प्रकार का जोड़ नहीं है। दूसरा देखिए, हखामनी वंश में जो स्तंभ बनाए गए हैं वो बांसुरी नुमा है। क्या है? कई पत्थरों को जोड़ा गया और फिर उसमें बांसुरी नुमा छेद किया गया है। बांसुरी नुमा, बांसुरी की तरह स्तंभों में छिद्र है, जबकि मौर्य काल का स्तंभ एकाश्म खड़ा है, किसी प्रकार का ना तो कोई जोड़ है और ना ही कोई बांसुरी नुमा छिद्र है। तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, हखामनी वंश का जो पिलर है वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो सकरा हो रहा है, आधार की ओर चौड़ा है। आप देखिए गौर से, आधार की तरफ चौड़ा है कि नहीं है? ऊपर से तो सकरा है, ऊपर से बोल दो हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट, ऊपर से सकरा माने नैरो, और इधर देखिए ये ना सकरा है, एक समान है, ऊपर से नीचे तक एक समान माने यूनिफॉर्म है। तो क्या लग रहा है आपको? क्या प्रभाव है? बोलिए, प्रभाव दिख रहा है? बोल ही नहीं रहे कोई। अरे बोल दो हमारे होने वाले सब ब्यूरोक्रेट साहब लोग, प्रिया यादव जी, अफसर खान जी, कंचन जी, शोभा शर्मा जी, शोभा जी हैं, शोभित जी हैं, निधि जायसवाल जी हैं, बोल ही नहीं रहा कुछ। रहनुमा अलवी जी, संजना जी, सन्नी कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, कोई बोलेंगे ही नहीं आज। अरे बोलेगा कुछ? कौन सी मिठाई लेंगे? हैं? अनुराग जी, अभिजीत घोष जी, सिंधु चौहान जी, कुछ मिठाई लेंगे तब मानेंगे तब बोलेंगे। अरे बोल दीजिए प्रीति प्रजापति जी, इतनी भी नाराजगी आप लोगों की ठीक नहीं है। मुस्कान जी हैं, चाय का भोग लगा तो दिया था, तब भी गुस्सा है आप लोग। गुलाब जामुन चाहिए, ओहो। अब आजकल तो गाजर के हलवे का टाइम है, मौसम है, हैं? रसगुल्ला ही सबको चाहिए, शोभा जी भी रसगुल्ले मांग रही है। चलो हैं, लिखिए, और लिखिए, मैं बोल रहा हूं, अगर आप एग्जाम में आ गया तो ये चित्र बनेगा। लिखिए, यद्यपि यद्यपि हखामनी और मौर्यकाल, यद्यपि हखामनी और मौर्यकाल दोनों ही स्तंभ कलाओं में पत्थर का उपयोग हुआ है, यद्यपि हखामनी और मौर्यकाल दोनों के ही स्तंभ कला में पत्थर का उपयोग हुआ है, तथा साथ ही साथ पत्थर की घिसाई, तथा साथ ही साथ पत्थर की घिसाई और गुणवत्तापूर्ण चमकदार पॉलिश, और गुणवत्तापूर्ण चमकदार पॉलिश दोनों ही स्तंभ कलाओं में उपयोग किया गया है, दोनों ही स्तंभ कलाओं में उपयोग किया गया है। परंतु इसके बावजूद, परंतु इसके बावजूद दोनों ही कलाओं में मूलभूत अंतर, मूलभूत अंतर परिलक्षित होता है। जैसे मौर्य स्तंभ में एकाश्म पत्थर का उपयोग हुआ है, तो वहीं हखामनी स्तंभ में कई पत्थरों को जोड़ा गया है। पूर्ण विराम। मौर्य स्तंभ सपाट है, सपाट, मौर्य स्तंभ सपाट है, जबकि हखामनी स्तंभ में बांसुरी की तरह छिद्र है। मौर्य स्तंभ सपाट है, जबकि हखामनी स्तंभ में बांसुरी नुमा छिद्र है। पूर्ण विराम। मौर्य स्तंभ
क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मौर्य स्तंभ क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जबकि हखामनी स्तंभ आधार की तरफ आते आते झुक जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि मौर्य काल से पहले प्राचीन भारत में हखामनी वंश का आक्रमण हो चुका था। हखामनी वंश का आक्रमण हो चुका था, पूर्ण विराम। अतः लोगों का आपस में मिलना जुलना और विचारों का आदान प्रदान हुआ होगा। परंतु यह कह देना कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव है, उचित प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य काल की अपनी कलात्मक गतिविधि थी। मौर्य काल की अपनी कलात्मक गतिविधि थी, जिसे राज्य के शासकों द्वारा प्रश्रय प्रदान किया गया। तो यह है, यदि एग्जाम में आए मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव, तो उसका उत्तर। अब अगला प्रश्न इस टॉपिक से, मौर्य कला की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट, अथवा किस प्रकार मौर्य कला ने सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक क्षेत्र को प्रभावित किया। अंग्रेजी में, up to what extent the modern art influence can be seen in the socio-economic religious field। लिखिए, समझ लीजिए। देखिए, मौर्य कला से पहले लकड़ी की परंपरा थी, इसे कहते हैं कास्ट, लकड़ी को कास्ट परंपरा थी। प्रिमिटिव आर्ट था, माने बिल्कुल नया। लेकिन मौर्य कला एक ग्रैंड स्केल पर हमें दिखाई देती है। पहले मिट्टी की भी कला थी, यहां पर मिट्टी की कला से भी हमें विचलन दिखता है। कास्ट कला से विचलन, प्रिमिटिव आर्ट से विचलन, मिट्टी की कला से विचलन, एक बड़े स्तर पर आप कह सकते हो कि चाहे संकल्पना की बात हो, चाहे कंसेप्चुअली, चाहे डिजाइन की बात करो, मौर्य कला एक बड़े प्रतिमान पर अपने आप को स्थापित करती है। पहली बार यहां पर ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग दिखता है, पहली बार पिलर आर्ट आता है, पहली बार किंगली अप्रोच, राज दरबार द्वारा उसे प्रश्रय दिया जाता है। जहां तक मौर्य कला की विशेषताओं की बात है, तो इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव विशेषकर हमें दिखता है। एक आसम पत्थर का उपयोग किया गया है, श्वेत, धूसर, बलुआ पत्थर का भी उपयोग किया गया है। और जहां तक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र की बात है, तो सामाजिक प्रभाव, एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, एक नई तकनीक आ रही है, पत्थर काटने की तकनीक, पत्थर घिसने की तकनीक, पत्थर पर पॉलिश करने की तकनीक। समाज में एक नया कौशल, एक नया स्किल डेवलप होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि लोगों को अवसर मिलता है कि इस तकनीक को सीखा जाए। धार्मिक प्रभाव, स्तूप निर्माण बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को और बढ़ाता है। आर्थिक प्रभाव, लोगों ने नई तकनीक सीखी, रोजगार मिला, उनका जीवन स्तर में सुधार हुआ। तो हम देखते हैं कि ये मौर्य कला ने इस प्रकार सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित किया। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, मौर्य कला
मौर्य कला। पॉइंट नंबर 1, मौर्य कला राष्ट्र कला और प्रीमिटिव कला से विचलन को दर्शाता है। विचलन माने डेविएशन। नंबर 2, मौर्य कला मिट्टी की कला से भी विचलन दर्शाता है। तीसरा पॉइंट, संकल्पना एवं डिजाइन एक वृहद स्तर को प्रदर्शित करता है। पहली बार मौर्य कला में पॉलिश की कला का प्रदर्शन होता है। पहली बार मौर्य कला में पत्थर घिसने की कला की शुरुआत होती है। पहली बार मौर्य कला को राजकीय प्रश्रय प्राप्त होता है। ज्यादा स्मार्ट ना बनिए हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट विशाल कुमार। जितना लिख रहा हूं, जितना बोल रहा हूं, इच्छा हो तो लिख लीजिए, नहीं तो आप क्लास में शांति बनाए रखिए। डोंट बी ओवर स्मार्ट। पूरे भारत की कोचिंग का नोट उठा के देख लेना। इस प्रकार से अगर कहीं कराया गया होगा तो कल आके क्लास में बताना, ठीक है ना? नहीं लिखना है मत लिखिए, बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। हमारी क्लास में जितना प्यार से पुचकार के पढ़ाता हूं उतना ही मैं कंटेंट के मामले में बहुत सिंसियर हूं। उस पर हमें टीका टिप्पणी आइए। लिख लिया? नहीं, आप कंफर्म मत करिए। मैंने कहा ना, मैं होश में हूं, होशो हवास में लिखवा रहा हूं, सो नहीं रहा हूं, अर्धचेतन की अवस्था में नहीं हूं। बस कंफर्म करिए। लिख रहे हो कमेंट की बहुत विकसित हो गया। क्या विकसित हो गया? कौन से शब्द यूज होंगे? पहली बार चीजें आ रही हैं तो उसका विकास होगा कि नहीं होगा? घिसाई पहली बार आ रही है, पॉलिश पहली बार आ रही है, मिट्टी की कला से विचलन पहली बार हो रहा है, कास्ट कला से पहली बार विचलन हो रहा है। तो वो टर्मिनोलॉजी, आप कोई और शब्द लिख लो, आप विद्वान हैं तो अपने हिसाब से लिखिए। अगली विशेषता, माना कि आप लोग विद्वान हैं तो थोड़ी बहुत हमें भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर लेने दीजिए। माना कि मैं आपके बराबर विद्वान नहीं हूं, तो इससे क्या होता है? नहीं हूं आपके बराबर विद्वान तो क्या हो, थोड़ा बहुत विद्वता को दिखाने का अवसर दीजिए। लिखिए, मौर्य कला पर धार्मिक प्रभाव, विशेषकर बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। 8वां विशेषता, मौर्य कला में एकाश्म पत्थर का उपयोग किया गया है। कहीं कहीं पर श्वेत, धूसर, बलुआ पत्थर का भी उपयोग किया गया है। लिख लिया? अब डालिए हेडिंग, मौर्य कला का सामाजिक डैश आर्थिक डैश धार्मिक एवं राजनीतिक प्रभाव। एक एक पैराग्राफ लिखेंगे सबके बारे में। लिखिए, मौर्य कला के अंतर्गत पत्थर पर की गई कलाकारी ने एक नए शिल्प माने क्राफ्ट, एक नए कौशल और एक नई तकनीक को जन्म दिया। मौर्य काल में पत्थर पर की गई कलाकारी ने एक नए शिल्प, एक नए कौशल और एक नए तकनीक को जन्म दिया। अब पत्थर काटने की कला, पत्थर पर पॉलिश करने की कला तथा पत्थर की घिसाई ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को सीखने का अवसर मिला और रोजगार का सृजन हुआ। इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर में
सुधार हुआ। ठीक है। मौर्य काल में पत्थर पर की गई कलाकारी ने एक नए शिल्प, एक नए कौशल, एक नई तकनीक को जन्म दिया और इस प्रकार पत्थर काटने की कला, पत्थर पर पालिश करने की कला, पत्थर घिसाई ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को सीखने का अवसर मिला, रोजगार का सृजन हुआ। इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब आइए धार्मिक प्रभाव में दूसरा पैराग्राफ कि धार्मिक स्थापत्य जैसे स्तूप निर्माण ने बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को एक नया आयाम दिया। अशोक का पौत्र दशरथ ने गुफा निर्माण कराया और उसे बौद्ध तथा आजीविकों को दान में दे दिया। इस प्रकार एक तरफ स्तूप निर्माण, गुफा निर्माण कला को प्रदर्शित करता है, तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक प्रचार भी करता है। क्यों भाई? सीधी सी बात है, आपने बनवाया और बनवा कर किसी धर्म के लिए उसको दान दे दिया, तो एक तरफ तो कला और दूसरी तरफ धर्म का प्रचार। राजनीतिक प्रभाव क्या है जी? राजनीतिक प्रभाव ये तो धार्मिक हो गया। राजनीतिक प्रभाव यह है कि अशोक ने जो शिलालेख लिखवाया उस पर कुछ बातें लिखवाई, तो अगर कोई उधर से गुजर रहा है, उसको पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर नैतिक रूप से दबाव पड़ रहा है। जैसे क्लासरूम में बैठे हैं और जगह जगह स्टिकर लगा है मोबाइल का उपयोग ना करें, तो मॉरल तो प्रेशर पड़ेगा ना कि मोबाइल ना यूज करें। तो जगह जगह खंभे लगे हैं, जगह जगह पिलर लगा है, अभिलेख लिखा है, ये करिए ये ना करिए, तो आदमी उधर से गुजर रहा है, पढ़ रहा है, तो एक नैतिक दबाव, और अपनी बात भी कह पा रहा है अशोक। तो लिखिए, अशोक ने स्तंभ स्थापित कर उस पर अभिलेख उत्कीर्ण कराया, जिसमें क्या किया जाए और क्या ना किया जाए इसका वर्णन है। इस प्रकार यह स्तंभ कला नैतिक प्रभाव डालने में सफल रही। तो इस प्रकार एक तरफ स्तंभ कला को प्रदर्शित करता है, तो वहीं दूसरी तरफ नैतिक प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है। तो यह है मौर्य कला की विशेषताएं और मौर्य कला का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव। ठीक है, समझ में आया? कैसे सामाजिक प्रभाव, कैसे धार्मिक प्रभाव, कैसे राजनीतिक प्रभाव, कैसे आर्थिक प्रभाव मौर्य कला का पड़ा, क्या विशेषताएं थी, कैसे पहली बार काष्ठ कला से विचलन, प्रिमिटिव आर्ट से विचलन, मिट्टी की कला से विचलन, वृहद स्तर पर संकल्पना, वृहद स्तर पर डिजाइन, राजकीय प्रश्रय, ये सब हमको देखने को मिलता है। आपने ये भी देखा कि जो इतिहासकारों में एक चर्चा का विषय है कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव, तो आपने वो भी देख लिया कि विदेशी प्रभाव है कि नहीं है। हाँ ठीक है कि आदान प्रदान मिलना जुलना हुआ होगा, लेकिन विदेशी प्रभाव नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्ते। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल करें। संजना, राजनीतिक प्रश्रय माने राजा द्वारा संरक्षण प्रदान करना। जाओ, चिंता मत करो, मैं हूं, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। ठीक है।